हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए इंग्लिश के 25 सवालों को। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। इससे पहले की जितने भी शिफ्ट में हमने वीडियोस के डिस्कशन करे हैं वो मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड करके आपको सारी वीडियो अरेंज करके दे रखी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। जीएस की सारी शिफ्ट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इंग्लिश की भी खत्म होने वाली हैं, और ऐसे ही रीजनिंग और मैथ की भी आपकी काफी सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में ऐड करके दे रखी हैं। एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर लीजिएगा। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसे आप जरूर डाउनलोड करके एक बार ट्राई कीजिएगा। काफी सारी चीजें इस पर आप लोगों की तैयारी में हेल्प करने के लिए मैंने प्रोवाइड करी हुई है। तो चलिए हम आते हैं आपके इस शिफ्ट के पहले सवाल पर। आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है जो कि इस दिए गए ब्लैंक में आप लोगों फिट कर पाए। आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप इन चार ऑप्शंस की तरफ आइए। तो क्या आपको इन चार ऑप्शंस को देखकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपसे सॉवरेनिटी की स्पेलिंग पूछ रहे हैं कि भाई इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? हिंदी में कहा जाता है सॉवरेनिटी को संप्रभुता, मतलब सुप्रीम पावर या अथॉरिटी। हम इसको ऐसे भी रेफर कर सकते हैं कि भाई कोई एक अथॉरिटी है किसी स्टेट की जो कि अपने आप को गवर्न करती है ना, या फिर किसी दूसरे स्टेट को गवर्न करती है, तो उसी को हम सॉवरेनिटी कहते हैं, संप्रभुता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है कि भाई कोई देश है, उस देश ने क्या करा, स्ट्रगल करा, क्या करने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? SOVEREIGNTY। याद रखिएगा, SOVER, सोवर करके याद रख पाएंगे आप, और फिर EIGNTY, सॉवरेनिटी। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा स्पेलिंग सही है? ये देखो, बी वाला सही दिख रहा है यहाँ पर। ओके, एंटोनिम बताना है। वर्ड इन्होंने दिया है फोमेंट। मेरे ख्याल से आप में से काफी कम लोगों ने इस वर्ड को पहले सुना होगा। फोमेंट, इसका मतलब होता है किसी को ना उकसाना, किसी को मतलब इंस्टिगेट करना, कि मतलब कुछ कर बैठे वो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी आदमी पर ना आरोप लगता है कि भाई इतनी सारी भीड़ थी और आप वहां पर भाषण दे रहे थे और आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि जो भीड़ थी वो उकस गई, मतलब वो इंस्टिगेट हो गई, वो भड़क गए। तो उसको लेकर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो लीडर था, जो स्पीच दे रहा था, इसके ऊपर आरोप लगे। ही वॉज एक्यूज्ड, क्या करने के लिए? फोमेंटिंग वायलेंस। फोमेंटिंग वायलेंस का मतलब क्या हो गया? कि वायलेंस उकसाने के लिए। तो फोमेंट का मतलब होता है उकसाना। तो एंटोनिम हमसे पूछा है, तो उकसाने का विपरीत हमें कुछ ढूंढना होगा यहाँ पर इन चार विकल्प में से। पहला है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब किसी से दूरी, है ना, किसी से हम दूर जा रहे हैं, वी आर बीइंग मूव अपार्ट। तो सेपरेशन का कोई मतलब नहीं है। रिमोटनेस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से दूर स्थित होते हैं, दूरस्थता किसी से, आपने अपने आप को किसी से दूर कर दिया, मतलब आप रिमोट हो गए किसी दूसरे से, है ना। प्रॉक्सिमिटी भी एक अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी से निकटता, है ना, किसी से नियरनेस, मतलब समय में नियरनेस बोल दीजिए, या फिर स्पेस में नियरनेस बोल दीजिए, या फिर किसी से रिलेशनशिप में नियरनेस बोल दीजिए। तो उसको हम प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। एक वर्ड यहां पर दिया गया है आपको, रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, है कि नहीं? आप लोग मुझे बताओ कि एक तरफ तो आप फोमेंट कर रहे हैं, किसी भीड़ को उकसा रहे हैं, वायलेंट करने के लिए उकसा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप रेगुलेट कर रहे हैं, किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो गए? तो यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, फिर से हमसे एंटोनिम पूछ लिया। वर्ड इन्होंने क्या दिया है? हॉस्टाइल। बहुत ही कॉमन वर्ड है यार, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इसका मतलब होता है किसी से अनफ्रेंडली होना। अनफ्रेंडली होना, किसी का एंटोगनिस्टिक होना, है ना, किसी के प्रति ऐसी अपनी मंशा दिखाना जो कि गलत है, किसी के प्रति इलविल होना, मतलब आप अपनी शत्रुतापूर्ण वाली फीलिंग दे रहे हैं, उसका मतलब है हॉस्टाइल। अब इसका विपरीत मुझे ढूंढना है, तो फ्रेंडली वाला वर्ड दिया गया है, ये हो गया इसका विपरीत। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। दूसरा वर्ड है इनकोहेरेंट। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, इनकोहेरेंट वाले वर्ड की। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि क्या है ना, अनक्लियर है, इतनी अनक्लियर है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या।
आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या है आपके लिए इनकोहेरेंट है। जैसे कि किसी आदमी ने स्पीच दी तो हम उसकी स्पीच को कैसे कह सकते हैं कि भाई हिज स्पीच वाज सो इनकोहेरेंट दैट नोबडी कुड फॉलो हिज आइडियाज, कि उतनी उसकी स्पीच इतनी अनक्लियर थी हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम उसके आइडियाज को फॉलो करते हैं। डाउटफुल का मतलब सबको पता है, आप जब अनसर्टेन होते हैं किसी के ऊपर आपको संदेह होता है। ईगर का मतलब भी आप सबको पता होगा, जब आप क्या होते हैं उत्सुक होते हैं, मुझे ईगरनेस है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आ जाए किसी चीज को करने की, किसी चीज का इंटरेस्ट आ जाए, तो वो ईगर होता है। तो हॉस्टाइल और फ्रेंडली जो दो वर्ड थे वो आपके एक दूसरे के विपरीत थे। अंडरलाइन वर्ड का आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। एट टाइम्स डेविड बिहेव इन अ वेरी ऑब्ड्यूरेट मैनर पोकेट्स। एब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है, आपने सुना होगा जिद्दी। अब आप में से भी हो सकता है कई सारे लोग जिद्दी हों जो स्टबन है। स्टबन किस फेम मतलब किस फॉर्मेट में या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में, कि आपकी जो ओपिनियन एक बार बन गई है या फिर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको आपकी वो ओपिनियन बदलने के लिए या फिर आप जो काम कर रहे थे उस काम को रोकने के लिए अगर कोई कह दे तो आप मना कर दो कि मैं नहीं करता। इस तरीके से आपका एक प्रकार से बिहेवियर हो, मैं नहीं करता जाओ। आपका ये बिहेवियर क्या है, ऑब्ड्यूरेट बिहेवियर है, ये एक जिद्दी बिहेवियर है। अब यहां पर इन्होंने एक वर्ड दिया है एनवियस। एनवीएस का मतलब क्या होता है, किसी से ईर्ष्या होना अंदर, है ना। जब आप एनवी शो करते हैं, एनवी का मतलब भी क्या होता है, ईर्ष्या होता है ना। तो ये एनवीएस हो गया। इसका एक करेक्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर नहीं जाएगा कि भाई कभी कभी जो डेविड है वो बिहेव करता है वेरी क्या जिद्दी बिहेव करता है मैनर टू किड्स, नहीं भाई जिद्दी मैनर टू किड्स का मतलब क्या है, वो डेविड का दिखाना। दूसरा देखिए, ऑब्स्टिनेट एक इन्होंने वर्ड दिया है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जब आप हठी होते हैं, आपने जो ठान ली अब आप नहीं हटेंगे उससे। आपकी ओपिनियन में जो है अब आप, कोई अगर कुछ आपसे उसको बदलने के लिए करेगा आप नहीं करेंगे। इवन आपसे कोई कितना ही कह ले आप नहीं मानेंगे। अब इस ऑब्ड्यूरेट वर्ड का जो आप एप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर कर सकते हैं वो ये ऑब्स्टिनेट ही कर सकते हैं, जिसका मतलब भी जिद्दी या हठी है, स्टबन है। तो मेरे ख्याल से यही वर्ड जाएगा यहाँ पर, आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यार। एमिएबल वर्ड आपने कई बार अपनी अलग अलग शिफ्ट्स में सुना होगा, इसका मतलब है मिलनसार। किसी के साथ अगर आपका अच्छा बिहेवियर होता है, आप मिलनसार होते हैं, आप किसी के साथ फ्रेंडली और एक प्लीजेंट मैनर में बर्ताव करते हैं तो आप एमिएबल हैं, आप मिलनसार हैं। ट्रस्टिंग का मतलब आपको पता ही है, विश्वास करने वाला। अंडरलाइन वर्ड का आपको बताना है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची वर्ड क्या है, इन्होंने यहां पर दिया इंडिस्पेंसिबल। बहुत ही कॉमन सा शब्द है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए आवश्यक हो, मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर कोई चीज है जिसको हम हिंदी में कह देंगे बहुत ज्यादा आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे करूं, पानी है, तो किसी भी जीवित जीव के लिए पानी क्या है, इंडिस्पेंसिबल है, मतलब इतना ज्यादा आवश्यक है कि उसको ना मिले तो पता नहीं क्या हो जाए। इसका मुझे सिनोनिम ढूंढना है। तो पहला है ऑप्शनल। ऑप्शनल तो भाई सबको पता होगा, चाहे मतलब ना भी पता हो, इसको तो आप नहीं आंसर करोगे, वैकल्पिक है। तो इंडिस्पेंसिबल और ऑप्शनल सिनोनिम थोड़ी ना हुए यार। दूसरा है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके लिए आवश्यक है, तो इसेंशियल आपका यहां पर सही जाएगा। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, जो चीज सही से काम कर रही है, कार्यात्मक है। मोटिवेशनल मतलब आपके लिए कोई चीज प्रेरणादायक है तो वो मोटिवेशनल है। तो एसेंशियल और इंडिस्पेंसिबल आपके सिनोनिम्स होते हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है, एक फोर सेगमेंट में ये सेंटेंस आपका डिवाइडेड है, जिसमें गलती है उसको आपको यहां पर करना है। मास्टर सैम इज अ हैवीएस्ट बॉय इन द ग्रेड 12। इज अ हैवीएस्ट करके दे दिया आपने। आप लोग मुझे बताओ कि ये हैवीएस्ट मतलब क्या है, कि भाई किसी का बहुत ज्यादा वजन है, बहुत ज्यादा भारी है, वो जितना होना चाहिए उसका साइज होना चाहिए, उसका वेट होना चाहिए, उससे वो बहुत ज्यादा है ना। अब मैंने अगर ए यहां पर लगा दिया तो वो गलत नहीं हो गया, क्योंकि जो हैवीएस्ट है भाई वो तो सुपरलेटिव फॉर्म है। अब उसको लेकर अगर आपको कोई आर्टिकल यूज करना ही है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर दी यूज कर सकते हैं, अ हैवीएस्ट बॉय नहीं यूज करेंगे यहां पर। मास्टर सैम इज द हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12। 12वीं क्लास में मास्टर सैम जो है वो सबसे ज्यादा भारी लड़का है। ठीक है, तो यहां पर आपका इज अ हैवीएस्ट वाले पार्ट में आपका
पैरा था। एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नर। तो अगर आपको इसको पैसे एक्टिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, द गवर्नर, जो कि इसमें आपका क्या है, अ रिवॉर्ड है ना, अ रिवॉर्ड आपका यहाँ पर है बाई द गवर्नर, तो द गवर्नर आपका शुरुआत में चला जाएगा है ना, वॉज गिवन आपका गेव हो जाएगा, द गवर्नर गेव हिम अ रिवॉर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, तो इसी वाला ऑप्शन हो जाता है। ये एक्टिव पैसिव वॉइस आसान होते हैं यार। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपको, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, कोई भी चीज जो कि किससे संबंधित हो, बिल्लियों से संबंधित हो, तो उसको हम कहते हैं भाई फेलाइन। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा वो है, कोई चीज जो बिल्ली से संबंधित हो उसको हम फेलाइन कहेंगे, बिल्ली से संबंधित। दूसरा यहाँ पर आपको दिया है वर्ड कैनाइन, ये भी कई बार आपका पूछा जाता है, किससे संबंधित होता है, डॉग्स से संबंधित होता है। बोवाइन किससे संबंधित होता है, ये काउ से संबंधित होता है। और चौथा है टोराइन, ये बुल से संबंधित है, बैल से संबंधित है। तो कृपया करके इन चारों को याद रखिएगा। फिलहाल इन्होंने कैट्स के बारे में पूछा, तो हमारा ये जो फेलाइन वाला वर्ड है ये आपका संबंधित रहेगा कैट्स से। अंडरलाइंड ईडीएम का आपको मतलब बताना है, गिफ्ट ऑफ द गैब, बहुत ही कॉमनली, बहुत ही रिपीटेडली इस वाले ईडीएम को आपके एग्जाम में पूछा गया है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है, मतलब आपकी जो बोलने की कला है, आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं, आप ऐसे बातचीत करते हैं कि सामने वाला इंप्रेस हो जाता है, तो ये क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप है। आपका टैलेंट है जिसमें आप अच्छे फ्लुएंट तरीके से बोल पाते हैं, तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग वाला जो ऑप्शन है भाई वो इसमें आपका जाएगा। ठीक है, इसको लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे भाई, पैरा जंबल सेंटेंस है, कृपया करके इसकी लेंथ को देखकर घबराया ना करें, बहुत ही आसान होते हैं। एक बार चारों स्टेटमेंट को एक बार देख लो, आप ढूंढो कि शुरुआत कहां से हो रही है, फिर उसको कनेक्ट कर लो एक लॉजिकल सीक्वेंस में। पहला देखो भाई, इट रेगुलेट्स दी ऑपरेशन, इट रेगुलेट्स, क्या रेगुलेट्स, अभी कुछ पता नहीं है तो पहले ढूंढते हैं, हो सकता है आपको आगे पता चल जाए क्या रेगुलेट कर रहा है। इट ओनली रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स, अभी भी नहीं पता है। तीसरा, फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी इंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी, यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। इट रेगुलेट्स ये भी नहीं है, तो सी से शुरुआत होगी, ये तो आप समझ गए। अब यहां पर ना यहां से सी से शुरू है, ना यहां से ना यहां से, अब इसको एक बार कनेक्ट करके भी देख लो, हो सकता है कुछ और वहां पर कॉन्टेक्स्ट निकल जाए। द फिजिकल बेनिफिट ऑफ योगा कैन बी इंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। फिर इट ओनली रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉपर बॉडी मोशंस एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स, मतलब आपके योगा को करने के लिए आपको फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आपकी जो बॉडी के मोशंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड इंटेलेक्ट एंड द स्पिरिट, ये आपकी बॉडी के और आपके इंटेलेक्ट और स्पिरिट के बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है, रेगुलेट करता है। फिर इट रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड माइंड फॉर फ्रॉम बिकमिंग अनबैलेंस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स। तो यार ये फोर्थ वाला आपका लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बना रही है, तो ये देखने में लगता है कि बहुत हैवी भड़कम दे रखे हैं, बट ये होते बहुत आसान है। सिनोनिम बता दीजिए भाई, कास्केड, आप लोगों ने अगर कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वहां पर आप कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में सुनते होंगे, है ना। या फिर ज्योग्राफी के अंदर भी कैस्केड का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब होता है एक छोटा वाटरफॉल, स्मॉल वाटरफॉल। ठीक है, तो जिसके कई सारे स्टेप्स हैं, है ना। तो इन्होंने देखो ये वाटरफॉल यहाँ पर दिया है, सीधे सीधे आप इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही, स्मॉल वाटरफॉल, और ये कुछ बहुत आसान हो गया ये तो फिर हमारे लिए। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है भाई इसको, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई दिक्कत होगी। वी हैव टू से लिटिल इन दिस मैटर, अब आपको क्या करना है, इसका अरेंजमेंट करना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में देखना है, जो वर्ब्स में यूज हुई हैं उनको यूज करना है। तो टू से क्या क्या कहना है, वी हैव टू से क्या कहना है, अ लिटिल, लिटिल कहना है। हैव यहां पर था तो लिटिल के हिसाब से अब इसकी वर्ब जाएगी, तो लिटिल हैज आएगा। क्या करना है, लिटिल हैज उसको आपको से करना है, तो टू बी सेड, लिटिल हैज टू बी सेड किसमें, इन दिस मैटर में, तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यार इसमें। ओके, select the most appropriate option to substitute the underline segment. Positive self talk have a great effect on one's self worth. अब ये जो आपका अंडरलाइन वाला सेगमेंट है उसको उससे आपको करना होगा जो कि एक्चुअली में इस पूरे के पूरे सेंटेंस का एक सही कॉन्टेक्स्ट दे रहा होगा, सही
लॉजिकल सीक्वेंस दे रहा होगा कि वर्ब वगैरह ठीक होनी चाहिए, सारी चीजें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अब आप लोग मुझे बताओ, सिंगुलर है ना ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक, है ना? भाई है या नहीं है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ना पॉजिटिव सेल्फ टॉक। भी हैव आएगा क्या यहाँ पे? हैज आना चाहिए। हैज अ ग्रेट अफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा? इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब होता है किसी से प्रभावित होना। प्रभाव की बात कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैज अ ग्रेट इफेक्ट। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है यार, ये आपका यहां पर जाएगा। ठीक है, चलिए, यहां पर हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। शरत इज ऑलवेज अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क बिकॉज इट बिलीव्स दैट टार्डीनेस गेट अस नोवेयर। तो शरत इज ऑलवेज कुछ है, और वो किसके बारे में है? अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क, काम पर आने के लिए, क्योंकि वो ऐसा बिलीव करते हैं कि टार्डीनेस मतलब अगर आप अ, हमेशा इस वाली फीलिंग में रहेंगे ना कि भाई रहने देते हैं रहने देते हैं, तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो शरत मतलब क्या होंगे? वो अच्छे समय पर आते होंगे, अच्छा काम करते होंगे, पंक्चुअल होंगे। तो यहाँ पर ये पंक्चुअल वाला वर्ड जो उन्होंने दिया, यही सही टेक नहीं बैठ रहा है। शरत इज ऑलवेज पंक्चुअल, वर्क पर टाइम से आने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि टार्डीनेस मतलब जितना आप लेट करोगे उतना ज्यादा आप पीछे हटते चले जाओगे। तो पंक्चुअल वाला वर्ड यहाँ पर जाना चाहिए था सही तरीके से। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है किसका? दैट विच इज नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस। एक्सटेंट सही जाएगा भाई। जो चीज विलुप्त हो गई हो मतलब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो यहाँ पर आपका एक्सटेंट नहीं आ जाएगा। वेनिस्ड का मतलब गायब हो गया, कोई चीज डिसअपियर हो गई। रिमूव मतलब किसी को आपने हटा दिया। डिस्ट्रॉय मतलब किसी को आपने नष्ट कर दिया, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन सेंटेंस का आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहां पर फिल करना है। आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग hints बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हर लिंक्स। आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर, यार, आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग hints बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग हर लिंक्स। तो नॉट हेल्प्ड हर क्यों यूज कर रहे हैं आप ये नॉट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? है ना? भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो वो हम कब यूज करते हैं? जब हम एक्शंस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, है ना? और वो दोनों जो एक्शंस हैं वो एम्फसाइज करने होने चाहिए कि वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है? आप बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ ना उसकी हेल्प करी, उसको हिंट देने के लिए मैंने उसको लिंक भी प्रोवाइड करे। तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं ना कि आई हैड हेल्प हर नॉट ओनली, यहां पर अलाउ आप नॉट ओनली। आई हैड नॉट ओनली हेल्प मतलब आप हेल्प को लेकर नॉट ओनली थोड़ी ना कर रहे हो, आप हिंट देने और लिंक देने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो कर रहे हो। तो यहां पर क्या रहेगा? आई हैड नॉट ओनली, यहां पर नहीं आएगा। आई हैड हेल्प हर नॉट ओनली, यहां पर आपका नॉट ओनली आएगा, नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग लिंक्स। तो ये नो हेल्प हर नॉट ओनली बाय, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये जाएगा इसमें। गिवन सेंटेंस में इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है। नीना हैज नॉट येट लर्नड हाउ टू स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। अच्छा, बेसिकली ये ईडियम एक्सप्रेशन दे दिया इन्होंने, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई हाई का मतलब आपको इन चार विकल्प में से सब्सटीट्यूट करके बताना है। कभी भी अगर स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई हाई का आपसे फ्रेज देकर मतलब पूछा जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपने बिहेवियर को क्या करने की जरूरत है? इंप्रूव करने की जरूरत है। उसको सही तरीके से एक्ट करने की जरूरत है। उसको अपना सही तरीके से संचालन करने की जरूरत है। तो वो आपका फेजर जो होगा वो होगा स्ट्रेटन अप एंड फ्लाइट राइट। ये सही हो जा, सही हो जा कहते नहीं हम, सही हो जा। तो उसको लेकर इंग्लिश में इडियमेटिक एक्सप्रेशन यूज करा जाता है, स्ट्रेटन अप एंड फ्लाइट राइट। तो बी प्रोफेशनल इन फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, कोई मतलब नहीं है इसका एयरक्राफ्ट से। फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द अदर्स, दूसरों की गलती को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है इससे। इंप्रूव हर एब्जर्व बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। ठीक है, चले भाई, सेलेक्ट दैट ऑप्शन जिसमें एरर है। दीपक स्टडिंग बीटेक एट आईआईटी दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर।
बी इंजीनियर क्या सही है भाई? ये क्या है? आर्टिकल दी का जो यहाँ पर यूज किया गया है, क्या ये सही है? इंग्लिश के अंदर जब आप एक जेनरिक प्रोफेशन को रेफर कर रहे होते हैं तो आप दी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आप एन इंजीनियर बोल दीजिए यहाँ पर, टू बिकम एन इंजीनियर, नॉट दी इंजीनियर। तो ये वाला जो आपका पार्ट था, इसमें आपका एरर था। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, डीलिंग विद थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। चीजों से डील करते हुए एक प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में आप क्या कहलाते हैं? ये जो प्रैग्मेटिक वर्ड इन्होंने दिया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? व्यवहारिक होना। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, आप सेंसिबल तरीके से डिसीजन लेते हैं, मतलब आप प्रैक्टिबल हैं, प्रैग्मेटिक हैं, रियलिस्टिक हैं। आप चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। बाकी एक वर्ड इन्होंने दिया स्टोइक। स्टोइक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला शब्द है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पेन को क्या कर सकता है? इंड्योर कर सकता है, मतलब ये दुख झेल सकता है, अपनी फीलिंग्स को ये शो नहीं करता है, दिखाएगा नहीं मुझे दुख है, ठीक है। स्केप्टिक एक बहुत कॉमनली वर्ड है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा ना चीजों को क्या करता है? डाउट करता है कि ये पता नहीं सही है, ये ऐसे है, संशयवादी है ये व्यक्ति, स्केप्टिक जो है। साइनिक भी एक कॉमन वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो कि हमेशा निंदा करने में लगा रहता है, वो यही कहता रहता है कि भाई ये सामने वाला ना कुछ गलत करेगा मेरे साथ, तो इसको कहते हैं साइनिक। तो ये तीनों के तीनों चारों वर्ड इवन मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इन चार में से ढूंढना है। पहला है अटेम्प्ट। आप लोग अपना कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो? क्या यही स्पेलिंग होती है क्या अटेम्प्ट की, या ये होती है? तो यही वाला गलत है। एग्री, एडमिट, गिल्टी, तीनों कॉमन वर्ड है, आसान भी है, मतलब भी आपको पता होगा। चलिए भाई, आते हैं हम अब आपके क्लोज टेस्ट पे। अ डांस विच इज क्रेडिटेड और कोरियोग्राफ्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग द tenets नृत्य शास्त्र इज क्लास कॉल्ड अ क्लासिकल डांस। The two broad of classical dancing are Tandav and the Lasya. Power and force are typical of the Tandav, grace and delicacy of the Lasya. Tandav is with Shiva and Lasya with Parvati. Dance which is pure movement is called Nritta, and dance which is in nature is called Nritya. A dancer in the classical tradition has have years of training. समझ गए ना? ये नृत्य इन सब चीजों पर बातें हो रही हैं, है ना? पहला वाला ब्लैंक देखते हैं। A dance which is created or choreographed and performed according the tenets. Performed according the tenets. तो इसके हिसाब से सारे ऑप्शन फिल करके देखते हैं। परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग, विद द टेनेट्स, फॉर द टेनेट्स, या टू द टेनेट्स। अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स होगा ना, अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ नाट्य शास्त्र। अकॉर्डिंग टू एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है ना, जिसको हम यूज करते हैं किसी चीज को इंडिकेट करने में कि भाई कोई चीज दूसरी चीज के एग्रीमेंट में उसकी फॉलो कर रही है, वो गाइडलाइंस या रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दी टेनेट्स ऑफ नाट्य शास्त्र, तो यहां पर टू आ जाएगा भाई। ओके, द टू ब्रॉड ऑफ क्लासिकल डांसिंग, टू ब्रॉड ऑप्शंस, एस्पेक्ट्स, क्राइटेरिया डिस्प्ले। द टू ब्रॉड व्हाट ऑप्शंस, विकल्पों की बात नहीं हो रही है, जिसमें हम तांडव और लास्य की बात कर रहे हैं। द ट्रू ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल डांसेस, यहां पर जो पैसेज है वो क्या डिस्कस कर रहा है? ये चरित्र या फिर फीचर्स के बारे में बात कर रहा है ना आपके इस क्लासिकल डांसिंग के। स्पेसिफिकली जो तांडव और लास्य है उनके बीच में डिफरेंशिएट करते हुए, तो एस्पेक्ट्स वाला जो आपका शब्द है वो सबसे सही तरीके से यहाँ पर फिट नहीं हो जाएगा, क्योंकि यही तो रेफर कर रहा है कि वो डिफरेंट पार्ट है या विशेषताएं हैं किसी चीज की। तो एस्पेक्ट्स मतलब विशेषताओं को दर्शा रहा है वो तांडव और लास्य की, तो टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स यहां पर जाएगा, ठीक है। तीसरा, तांडव इज विद शिवा एंड लस्य विद पार्वती। तो तांडव इज क्या है? रेनोवेट है या एसोसिएटेड है? संबंधित है ना। तो तांडव हम किससे संबंधित करते हैं? शिव जी से। और लस्य हम किससे संबंधित करते हैं? पार्वती जी से। तो यहां पर एसोसिएट होना चाहिए था। चलो भाई आ जाओ, चौथा वाला देखेंगे। डांस विच इज प्योर मूवमेंट इज कॉल्ड नृत्य, एंड डांस विच इज इन नेचर इज कॉल्ड नृत्य। डांस
विच इज वेजिटेटिव, हैप्पैज़ार्ड, कमोडियस या इंटरप्रेटेटिव। वेजिटेटिव का कोई मतलब नहीं है, हैप्पैज़ार्ड का कोई मतलब नहीं है, कमोडियस का कोई मतलब नहीं है। अब ये जो वर्ड इन्होंने दिया है इंटरप्रेटेटिव, आप इसको फिट करके देखो। एंड डांस विद इंटरप्रेटेटिव इन नेचर इज कॉल्ड नृत्य। यहां पर फेज या फिर ये जो पैसेज है वो क्या डिस्कस कर रहा है भाई, दो टाइप के डांस विद इन क्लासिकल ट्रेडिशन में। एक नृत्य आप यूज कर रहे हैं जिसमें आपको प्योर मूवमेंट नजर आ रही है, और फिर नृत्य है जो कि एक्सप्रेसिव है नेचर में। तो एक्सप्रेसिव को लेकर ये जो वर्ड है इंटरप्रिटेटिव, इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना, मीनिंग प्रोवाइड करना, जो कि नृत्य के एक्सप्रेशन से साथ यहां पर अलाइन कर रहा है। ठीक है जी, चलिए पांचवा फिल कर देते हैं। द फोर मेन ऑफ क्लासिकल डांसेस इन इंडिया, भरतनाट्यम, कथकली। फोर मेन व्हाट? स्कूल्स, टर्मिनोलॉजीज, कैरेक्टर्स या फंक्शंस? ये तीनों ही नहीं होंगे। द फोर मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक। भरतनाट्यम इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो स्कूल्स आएगा भाई। स्कूल इस कॉन्टेक्स्ट में रेफर कर रहा है अलग अलग प्रकार की जो स्टाइल होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं क्लासिकल डांसिंग के अंदर। तो स्कूल्स वो वाली यहां पर बात कर रहा है। तो ये थे भाई आपके 25 सवाल इस शिफ्ट के। आई होप आपको मजा आया होगा, और मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रॉबिन SIRG, आप इस पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी मैं आपके साथ कनेक्ट रहता हूँ। और बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक एंड अदर लिंक्स एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।